हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल BS चौहान लर्निंग अप पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे लेटर, यानी कि हमें अपने बोर्ड परीक्षा में लेटर को कैसे लिखना है और किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर लिखनी है, किस प्रकार हमें लिखना है कि बोर्ड परीक्षा में हम पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो मैं तुम्हें बता दूं बेटा, अगर तुम क्लास 12th के विद्यार्थी हो तो यूपी बोर्ड में क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें लेटर आता है बेटा 10 नंबर का। तो तुम केवल आज की एक ही वीडियो से 10 में से 7 नंबर तुम पक्का लेके आओगे और इस चीज़ को मैं तुम्हें विद प्रूफ सिद्ध भी करूंगा, ठीक है बेटा। और अगर तुम्हारे एक ही वीडियो को देखने के बाद 10 में से 7 मार्क्स ना आए तो तुम वीडियो को डिसलाइक करना, चैनल को अनसब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा गारंटी के साथ और विद प्रूफ, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ना मार्क्स कैसे कैसे दिए जाते हैं सारी चीज़ तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तो एक ही वीडियो में तुम करेंगे 10 में से 7 नंबर आज के में पक्के। और अगर तुमने आने वाली वीडियोस देख ली मेरी और लेटर तुम्हारा बोर्ड परीक्षा में आ गया तो तुम्हें मिलेंगे 10 में से 10 मार्क्स। अगर तुम क्लास 10th के विद्यार्थी हो और बोर्ड परीक्षा इस बार दे रहे हो, जो तुम्हारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में वर्तमान समय में 4 मार्क्स का लेटर आता है, तो एक ही वीडियो में से तुम कितने मार्क्स लेके आओगे? 3 मार्क्स। चाहे वो लेटर कौन सा भी आ जाए, लेकिन तुम्हें लेके आएंगे 3 मार्क्स। और अगर आने वाली वीडियोस देखते हो और लेटर तुम्हारा बोर्ड परीक्षा में आता है तो 4 में से कितने नंबर आएंगे बेटा? पूरे 4, यानी कि एक भी नंबर तुम्हारा कटने वाला नहीं है। तो अब इस चीज़ को बेटा मैं तुम्हें विद प्रूफ बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे तुम्हें लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, मार्क्स किस बेस पे दिए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो तब तुम खुद कहेंगे हाँ सर एकदम सही बात है कि हम एक ही वीडियो से 7 नंबर ले आएंगे, ठीक है। तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। सबसे पहले हम बात करें बेटा लेटर कैसे कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे सर यह हाथ से लिखा हुआ या कागज पर छपा हुआ एक संदेश होता है। बेसिकली बेटा लेटर होता क्या है कि आपने हाथ से लिख दिया या फिर ऐसे के लिए कागज पर कुछ छाप दिया एक संदेश, तो वही संदेश क्या कहलाएगा बेटा? लेटर कहलाएगा। चाहे आप इंग्लिश की बात करो या आप हिंदी की बात करो, जो लेटर होता है बेटा बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहले लेटर को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा फॉर्मल लेटर और दूसरे को कहते हैं बेटा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है बेटा। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब देखो बेटा, फॉर्मल लेटर को हिंदी में कहते हैं बेटा औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में कहते हैं बेटा अनौपचारिक पत्र, ठीक है बेटा। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, ठीक है बेटा। देखो औपचारिक पत्र का मतलब होता है तुम जब ये वाले पत्र लिखेंगे तो अपनी भाषा का, अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे और उसमें एक अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे और औपचारिकताओं का ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ पे लिखना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लेकिन अनौपचारिक पत्र में क्या होता है? अनौपचारिक पत्र में ना बेटा हम लैंग्वेज नॉर्मली जो गाँव में इस्तेमाल करते हैं उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता है। तो बेसिक से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है बेटा। अब मैं जब तुम्हें स्ट्रक्चर बताऊंगा इसकी तो वहाँ पर और डिटेल में भी इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो औपचारिक पत्र बेटा फर्दर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? पहले प्रकार को हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर और दूसरे को हम कहते हैं बेटा बिजनेस लेटर। तो ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है बेटा आधिकारिक पत्र और बिजनेस लेटर का मतलब होता है बेटा व्यापारिक पत्र। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है बेटा वो तुम्हारा एक प्रकार का होता है जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल लेटर, यानी कि व्यक्तिगत पत्र। अब देखो ये तुम्हारे पत्र लिखे हुए बेटा इन सब की ना स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो पत्र है ना वो ऑफिशियल लेटर है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पत्र है ना वो बिजनेस लेटर है, यानी कि व्यापारिक पत्र है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पत्र हमारा व्यक्तिगत पत्र है? तो पहला काम तो तुम्हें ये करना है कि लेटर को पहले पहचानना है कि ये किस प्रकार का पत्र है। दूसरा काम फिर ये करना है कि किस तरह के पत्र को हम लिखते कैसे हैं। अगर तुमने ये बेसिक से 2 काम सीख लिए, ठीक है बेटा, तो तुम्हारे 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे 10 में से। पर उसके बाद तुमने बीच की जो बॉडी होती है उसको भी लिखना सीख लिया तो तुम्हारे हो जाएंगे 10 में से 10 मार्क्स। क्लियर है बेटा? तो चलो पहले मैं तुम्हें पत्र पहचानना सिखाता हूँ कि पत्र को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें बेटा ऑफिशियल लेटर या आधिकारिक पत्र को कैसे पहचानना है, तो हमेशा याद रखना बेटा कभी भी अगर तुम कोई भी पत्र लिखो, किसे लिखो? किसी सरकारी अधिकारी को लिखो, तो वो पत्र क्या कहलाएगा? ऑफिशियल लेटर कहलाएगा। तो हमेशा याद रखना बेटा ऑफिशियल लेटर को ही हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। तुमने नाम सुना बेटा एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। क्या होता है बेटा? प्रार्थना पत्र। तो ये ऐसा पत्र होता है बेटा जिसमें प्रार्थना होती है। जब तुम किसी से शिकायत करते हो बड़े अधिकारी थे तो उसे क्या कहते हैं? कंप्लेन लेटर, यानी कि क्या कहते हैं? शिकायत पत्र। तो बेसिकली जितने भी प्रकार के पत्र होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? ऑफिशियल लेटर में आते हैं। कब आते हैं? जब तुम किसी पत्र को किसी सरकारी अधिकारी को लिखो या फिर किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखो तो वो भी पत्र कैसा कहलाएगा? ऑफिशियल लेटर। या फिर किसी भी संस्था के पदाधिकारी को, कोई भी संस्था हो उसके उच्च पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, जैसे मान लो कोई कंपनी है तो कंपनी का कोई CEO है तो CEO को पत्र लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑफिशियल लेटर। मान लीजिए कोई कंपनी है या फर्म है लेकिन उसका कोई मुख्य अधिकारी है, ठीक है बेटा, मैनेजर है, डायरेक्टर है, तो मैनेजर को लिखेंगे, डायरेक्टर को लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पत्र ऑफिशियल लेटर कहलाएगा।
मान लीजिए तुम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, जैसे डीएम को पत्र लिख रहे हो, एसडीएम को लिख रहे हो, एसपी को लिख रहे हो, एसएसपी को लिख रहे हो, सीओ को लिख रहे हो, ठीक है, एसओ को लिख रहे हो, या फिर बैंक पीओ को लिख रहे हो, दरोगा को लिख रहे हो, एडिटर को पत्र लिखो अखबार के को, तो ये सारे के सारे पत्र क्या कहलाएंगे बेटा, तुम्हारे ऑफिशियल लेटर कहलाएंगे। क्लियर कहानी यहाँ तक। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर पीएम को पत्र लिख रहे हो, किसी सीएम को लिख रहे हो, या फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को लिख रहे हो, या गवर्नर को लिख रहे हो, या फिर किसी जज को लिख रहे हो, या हाई कोर्ट को लिख रहे हो, या सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लिख रहे हो, तो इनमें से तुम किसी को भी अगर पत्र लिख रहे हो तो वो सारे के सारे पत्र किसके अंदर आएंगे, ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक बेटा। तो पहले तुम्हें क्या करना है, पत्र को पहचानना है, पहले ये देखना है कि तुम पत्र लिख किसको रहे हो। तो अगर तुम इनमें से किसी भी व्यक्ति को ये पत्र लिख रहे हो तो समझ जाओ कैसा पत्र है, वो ऑफिशियल लेटर है। तो वहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे वो ऑफिशियल लेटर के हिसाब से बनाएंगे, जो अभी तुरंत बाद ही सीखेंगे हम स्ट्रक्चर बनानी कैसे, ठीक है बेटा। अगर मान के चलिए तुम किसी फिल्म या कंपनी को लिख रहे हो, फिल्म को लिख रहे हो या फिर किसी कंपनी को पत्र लिख रहे हो, तो वो पत्र कहलाएगा व्यापारिक पत्र। अब कैसे कहलाएगा देखो बेटा, अब थोड़ा सा अंतर समझना है। मान लीजिए तुम पत्र लिख रहे हो रिलायंस कंपनी को, किसे लिख रहे हो, रिलायंस को, तो तुम वहाँ पे लिखेंगे टू द रिलायंस, या फिर टाटा इंडस्ट्रीज को लिख रहे हो तो वो पत्र तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा, व्यापारिक पत्र कहलाएगा। या फिर किसी फैक्ट्री को लिख रहे हो, या फिर किसी कस्टमर को लिख रहे हो पत्र, या फिर किसी शॉपकीपर को लिख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस लेटर। लेकिन अगर याद रखना बेटा, किसी कंपनी के जब तुम सीईओ को पत्र लिखो तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा ऑफिशियल लेटर कहलाएगा। अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर को पत्र लिख रहे हो तो क्या कहलाएगा, ऑफिशियल लेटर कहलाएगा। तो मेन चीज़ तुम्हें ये देखनी है बेटा कि तुम पत्र लिख किसको रहे हो, और जिसको पत्र लिख रहे हो उसी के हिसाब से तुम्हें क्या करना है, उसको कैटेगरीज में बांटना है कि जी ऑफिशियल लेटर में आएगा या बिजनेस लेटर में, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर हम बात करें बेटा तुम्हारे इन दोनों लेटर्स की तो तुम इजीली पहचान लोगे। अब मैं तुमसे बात करूँ बेटा पर्सनल लेटर क्या होता है, तो तुम कहेंगे सर पर्सनल लेटर को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। कैसे पहचानेंगे कि जब कभी भी कोई पत्र तुम अपने किसी सगे संबंधी को लिखो, ठीक है। अब सगे संबंधी में तुम्हारे माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, ठीक है बेटा, अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकती है, भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है, नीस भतीजी, नेफ्यू भतीजा, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, फ्रेंड दोस्त हो सकता है, मैटरनल अंकल मामा हो सकता है, माई हो सकती है, कजिन हो सकता है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है बेटा, आपका लवर हो सकता है, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, तुम्हारे पर्सनल लेटर कहलाएंगे। क्लियर है कहानी भाई। तो सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि भाई हम पत्र लिख किसको रहे हो, फिर उसको कैटेगरी में बांटना है कि जी हमारा पत्र ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है या पर्सनल लेटर है। यानी कि तुम आंख बंद करके अगर पत्रों को तुम रटने लगोगे कि भाई चलो बीमारी के लिए याद कर लो, कि भाई चलो इंपॉर्टेंट वर्क का याद कर लो, तो कितने लेटर आप याद करोगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, उसका प्रकार समझना है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर समझनी है। और बोर्ड परीक्षा में जो पेपर में मार्क्स जो दिए जाते हैं बेटा, वो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, फिर सल्यूटेशन के हिसाब से, ठीक है बेटा, इन सब के हिसाब से बट के मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है, जो मैं तुम्हें अभी तुरंत बताऊंगा अभी। तो पहले इस वीडियो में मैंने तुम्हें क्या बताया कि पत्र दो प्रकार का होता है बेटा, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर तुम्हारा फर्दर दो प्रकार का होता है, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर। और इनफॉर्मल लेटर एक ही तरह का होता है, पर्सनल लेटर होता है, ठीक है बेटा। अब ऑफिशियल लेटर में तुम इनमें से किसी भी अधिकारी को पत्र लिखो, अब चाहे उसके अंदर की थीम कैसी भी हो। मान लो तुम किसी अधिकारी से प्रार्थना कर रहे हो तो एप्लीकेशन बन गया, वो प्रार्थना पत्र हो गया। कंप्लेन कर रहे हो तो शिकायत पत्र बन गया, ठीक है बेटा। तुम और किसी उद्देश्य के लिए भेज रहे हो तो उसका प्रकार चाहे कोई भी हो, लेकिन वो आएगा किसके अंदर, ऑफिशियल लेटर के अंदर ही आएगा। यानी कि लेटर की थीम कुछ भी हो, अगर आप उसको लिख रहे हो इनमें से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पदाधिकारी को, तो वो लेटर कहलाएगा ऑफिशियल लेटर। उसके अंदर की थीम चाहे कुछ भी रही हो। अगर मान के चलिए तुम व्यापार के उद्देश्य से किसी फर्म को पत्र लिख रहे हो, कंपनी को लिख रहे हो, फैक्ट्री को लिख रहे हो, कस्टमर या शॉपकीपर को लिख रहे हो व्यापार के उद्देश्य से, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, बिजनेस लेटर कहलाएगा। और अगर तुम किसी सगे संबंधी को पत्र लिख रहे हो, उनमें से किसी को भी पत्र लिख रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा, पर्सनल लेटर कहलाएगा। अब देखो इसको ना कैटेगरीज में डिवाइड करना इसलिए जरूरी होता है बेटा, एक तो कैटेगरीज में डिवाइड करके ना हमको स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी, और दूसरी चीज़ जो हम इसके अंदर बॉडी लिखते हैं, भीतर का जो मटेरियल लिखते हैं, उनमें भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए अगर तुम व्यापारिक ये बार ऑफिशियल लेटर या फिर बिजनेस लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पर हमें छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि इसका एक निश्चित फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है बेटा, कि तुम्हें सल्यूटेशन कहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ पे लिखना है, और इसकी बॉडी कहाँ पे लिखनी है। तो इसका ना एक फिक्स फॉर्मेट होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरी बात होती है बेटा, ये बात ना टू द पॉइंट होनी चाहिए। मतलब अगर तुम ऑफिशियल लेटर या बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो बात को घुमा फिरा के मत कहो, ठीक है बेटा, टू द पॉइंट बात करो सीधे। यानी कि कम शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश करो। लेटर या पत्र को बहुत ज़्यादा ब्रॉड या लंबा या विस्तृत करने की कोशिश मत करो। कई बार बच्चों के अंदर ये डाउट होता है कि सर हम 2 पेज पत्र में लिख देंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं बेटा, 2 पेज लिखने की ज़रूरत ही क्या है।
आप 7 से 8 शब्दों में यानी कि 7 से 8 लाइन में सेंटेंसों में अपनी पूरी बात समझा सकते हो किसी भी अधिकारी को। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा नहीं लिखना है कि हमको 15 सेंटेंस बना दिए या 20 बना दिए या 30 लाइन बना दी, कुछ नहीं। देखो हाई स्कूल की परीक्षा में 4 से 5 सेंटेंस एनफ रहते हैं और जो 12th की परीक्षा होती है उसमें 8 से 10 सेंटेंस एनफ रहते हैं एक लेटर या एप्लीकेशन के लिए। क्लियर कहानी आता है बेटा, इससे ज़्यादा लिखना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है बेटा, वहाँ पर टू द पॉइंट बात करनी है लेटर या एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद क्या है बेटा, इस तरह के लेटर्स में, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर में ना सब्जेक्ट लिखना मस्ट होता है कि लेटर में टू द प्रिंसिपल एड्रेस डालने के बाद, अभी बताऊंगा स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट जरूर लिखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कि आप ये पत्र लिख क्यों रहे हो। क्लियर कहानी आता है बेटा, किसके अंदर लिखना है, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर के अंदर सब्जेक्ट मस्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या बेटा, फॉर्मल लैंग्वेज। अब देखो ना, भाषा ना थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पर ना तुम इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग मत करो। जैसे तुम अपने दोस्त से कैसे बात करते हो, छोटे भाई बहन से कैसे बात करते हो, उस तरह की लैंग्वेज में आप किसी अधिकारी को पत्र नहीं लिख सकते हैं। क्लियर कहानी आता है बेटा। पर उसके बाद क्या ना बेटा, यहाँ पर ना संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि तुमने शॉर्ट में बहुत सारे वर्ड लिख दिए, जैसे हम व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम में चैट करते समय लिख देते हैं बिकॉज को BC लिख देते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज को BC लिखने से काम नहीं चलेगा। क्लियर कहानी यहाँ तक। तो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं लिखनी है किसी भी लेटर या एप्लीकेशन के अंदर। तो ये तुम्हें बेसिक बातों का ध्यान रखना है कब, जब आप ऑफिशियल लेटर या बिजनेस लेटर लिख रहे हो तब। लेकिन अगर आप पर्सनल लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना है बेटा, देखो टू द पॉइंट तुम भले ही ना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम दोस्त को लिख रहे हो, कोई जरूरत नहीं है टू द पॉइंट जाने की, खूब घुमा फिरा के बात करो, और भाई दोस्त कैसे हो, क्या चल रहा है मुखर्जी नगर में, ठीक है, वहाँ घूमने जाते हो कि नहीं, क्या, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लो तुम अपने भाई को पत्र लिख रहे हो, कोई जरूरत नहीं है टू द पॉइंट जाने की, जैसे तुम उचित करे, जैसे तुम्हारे दिल के अंदर भाव उनको व्यक्त करो। ठीक है बेटा, तो टू द पॉइंट की यहाँ पर बाध्यता कोई नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट लिखना मस्ट नहीं होता है। अपने भाई को पत्र लिख रहे हो, दोस्त को लिख रहे हो, माता पिता को लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो बताना कोई ज़रूरी नहीं है, बस भाई लिखना है हालचाल पूछने के लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह के लेटर्स में, पर्सनल लेटर में तुम्हारा जो सब्जेक्ट होता है वो मस्ट नहीं होता है। यहाँ पर ना तुम संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो वो अर्थ समझे उसके हिसाब से, डोंट वरी। क्लियर हुई कहानी आता है बेटा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बेटा, इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग तुम इस सेंटेंस में कर सकते हो। क्लियर कहानी भाई, इस तरह के लेटर्स में क्या कर सकते हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग तुम कर सकते हो। तो इन छोटी छोटी बेसिक बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है बेटा, इनकी स्ट्रक्चर का। और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में ना मार्क्स कैसे दिए जाते हैं किसी भी लेटर या एप्लीकेशन के लिए। ठीक है बेटा, अब ये जानकारी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को पॉज करेंगे, इसे आप लिख लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बेटा, हम तीनों प्रकार के लेटर्स की क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, और साथ ही साथ तुम्हें मैं ये भी बताता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में जो मार्क्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। ठीक है बेटा, देखो अगर हम बात करें बेटा ऑफिशियल लेटर्स की, तो अगर कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए तुम्हारी परीक्षा में आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, स्ट्रक्चर इस प्रकार लिखनी है कि सबसे पहले और सबसे ऊपर दाएं हाथ की तरफ सेंडर्स एड्रेस लिखना है अगर ज़रूरत पड़े तो। याद रखना बेटा, ऑफिशियल लेटर जो होता है ना, कई बार तो हमें भेजने वाले का पता लिखना कंपलसरी होता है, कई बार हम भेजने वाले का पता लिखना कंपलसरी नहीं होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और वो अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहा है कि टू द प्रिंसिपल SK सेंटर कॉलेज मेहपुर फरा मथुरा, अपना सारा कुछ लिखने लग रहा है वो, तो वहाँ पर ना एक बच्चे को, प्रिंसिपल को जब वो पत्र लिख रहा है तो अपने यहाँ का एड्रेस लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो वहाँ पर हम सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखते हैं, वहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं या फिर उसकी पोस्ट लिखते हैं सबसे पहले। जैसे हम मान लो प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे टू द प्रिंसिपल, किसी मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं तो टू द मैनेजर। तो शुरुआत हमारी कहाँ से हो जाती है, रिसीवर्स एड्रेस या पोस्ट से। फिर नीचे उसके क्या लिखते हैं बेटा, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर ना सब्जेक्ट लिखना मस्ट होता है कि हम ये पत्र लिख क्यों रहे हैं। क्लियर कहानी यहाँ तक। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, सल्यूटेशन। सल्यूटेशन का मतलब होता है सलाम, के हम किस वर्ड से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ठीक है बेटा, रेस्पेक्टेड सर, ऐसे करके। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सल्यूटेशन। फिर हम यहाँ पे ना बेटा बॉडी का प्रयोग करते हैं, पूरी जो बॉडी लिखते हैं। लास्ट में हम लिखते हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग्स मतलब उनको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर या थैंकिंग यू। फिर उसके नीचे क्या लिखते हैं बेटा, डेट लिखते हैं, और इधर साइड में पत्र भेजने वाले का नाम या हस्ताक्षर। जैसे कोई बच्चा लिख रहा है तो अपना नाम लिख देगा यहाँ पे, फिर उसके बाद नीचे क्या लिख देगा, रोल नंबर लिख देगा, सारी चीज़ें। अब देखो बच्चा जब प्रिंसिपल को पत्र लिख रहा है तो वहाँ पर ना भेजने वाले का पता लिखना जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर मान के चलो कोई पेरेंट्स हैं मथुरा के हैं और वो दिल्ली के किसी प्रिंसिपल को, किसी विद्यालय के प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, किसके लिए पत्र लिख रहे हैं कि हमें अपने बच्चे का क्या कराना है, एडमिशन कराना है। तो अब देखो, पहले जो बच्चा अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहा था तो वहाँ पर जो बच्चा था ना वो प्रिंसिपल की नॉलेज का था, यानी कि बच्चा प्रिंसिपल को जान रहा था, प्रिंसिपल बच्चे को जान रहा था, तो वहाँ पर भेजने वाले का पता कोई मस्ट नहीं था। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा कि भाई मान लीजिए कोई मथुरा में पेरेंट्स हैं और वो दिल्ली के किसी प्रिंसिपल के यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं विद्यालय के प्रिंसिपल को कि मुझे अपने बच्चे का वहाँ पे क्या कराना है, एडमिशन कराना है। तो अब देखो, जो दिल्ली का प्रिंसिपल है विद्यालय का वो भेजने वाले को नहीं जान रहा है, तो वहाँ पर भेजने वाले का जो एड्रेस है वो क्या बेटा, मस्ट है। तो वैसी कंडीशन में हमें वहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो एड्रेस जब लिखेंगे तो सबसे पहले राइट हैंड की तरफ, ऊपर की तरफ एड्रेस लिखेंगे। और अगर सेंडर का एड्रेस किसी भी लेटर के अंदर है, चाहे वो ऑफिशियल लेटर हो, चाहे बिजनेस लेटर हो, चाहे पर्सनल लेटर हो, तो डेट हमेशा उसके नीचे लिखी जाएगी। ठीक है बेटा। और अगर मान लीजिए जहाँ पे सेंडर से एड्रेस हमने नहीं लिखा है तो फिर डेट कहाँ पे आएगी, ग्रीटिंग्स के नीचे आएगी। क्लियर है कहानी यहाँ तक बेटा। तो ये था तुम्हारा ऑफिशियल लेटर का स्ट्रक्चर। जब हम पत्र लिखेंगे तो इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। अब देखो, बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि अगर तुमने मान लीजिए रिसीवर से एड्रेस या पोस्ट सही लिखी हुई है तो इस चीज़ को लिखने के और ग्रीटिंग्स को लिखने के तुम्हारे जो मार्क्स होते हैं बेटा परीक्षा में वो कितने होते हैं, 3 नंबर होते हैं 10 में से क्लास 12th में। उसके बाद अगर तुमने सब्जेक्ट इसका सही लिखा है, क्या लिखा है बेटा, सब्जेक्ट सही, तो इसके कितने नंबर होते हैं बेटा, 2 मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट के और सल्यूटेशन के। तो 3 और 2 कितने हो जाते हैं बेटा तुम्हारे, 5 नंबर हो जाते हैं। क्लियर कहानी यहाँ तक भाई। उसके बाद देखेंगे बेटा यहाँ पे, अगर तुमने पत्र भेजने वाले का नाम ये सही लिखा है, प्लस में उसकी बॉडी को लिखना स्टार्ट सही किया है, जैसे यहाँ से तुमने शुरू किया और प्रत्येक अक्षर ना यहाँ पे समान लाइन में लिखा जा रहा है, ऐसे करके बिल्कुल सीध में लिख रहे हो पीच वाली बॉडी को। तो इस चीज़ के तुम्हारे जो टोटल मिला के मार्क्स हो जाते हैं बेटा वो कितने होते हैं, 5 से 6 नंबर मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में। कितने मिलते हैं, 5 से 6। बाकी के जो 4 से 5 या 3 से 4 मार्क्स मिलते हैं वो तुम्हारी इस बॉडी के मिलते हैं। और बॉडी में तुम्हें क्या लिखना होता है कि सब्जेक्ट जो तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है तुमने, उसकी थीम इसके अंदर हमें लिखनी होती है कि हम ये पत्र लिख क्यों रहे हैं। वो जब हम प्रश्न को समझते हैं तो 1-2 लाइन तो तुम इजीली लिख ही पाओगे। तो 4 में से मैं समझता हूँ तुम कितने भी कमज़ोर विद्यार्थी हो तो 1 नंबर तो लेकर आओगे ही आओगे, अगर तुमने सारी स्ट्रक्चर सही बना दी है तो इस तरीके से हमेशा याद रखना बेटा। अगर तुमने इसका रिसीवर्स एड्रेस पोस्ट सही लिखी है, सब्जेक्ट सही लिखा है, सल्यूटेशन भी सही लिखा है, ग्रीटिंग्स भी ठीक लिखी है, और बॉडी में तुम्हारे में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है, तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर तुम्हें 0 मार्क्स दे देगा या 2 मार्क्स दे देगा। वहाँ पर मार्क्स तुम्हारे 6 से ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि लगभग 7 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा था बेटा कि अगर तुमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो मार्क्स तुम्हारे ईजिली बढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा कहानी यहाँ तक। तो ये तुम्हारे हो गए ऑफिशियल लेटर के स्ट्रक्चर। अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे तो वहाँ तुम्हारी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लो तुम बिजनेस लेटर लिखने लग रहे हो, ठीक है बेटा, बिजनेस लेटर जो भी फिलहाल यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया है, तो बिजनेस लेटर भी आसान होता है। जहाँ पर जो एड्रेस होता है सेंडर्स का वो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होता है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी लेटर हो, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर या पर्सनल लेटर, भेजने वाले का पता यानी कि सेंडर्स एड्रेस हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, सबसे ऊपर। अगर ज़रूरत हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर उसके जस्ट नीचे लिखते हैं हम रिसीवर्स एड्रेस। जिसे तुम पत्र लिखते हो तो रिसीवर्स एड्रेस हमेशा सेंडर्स एड्रेस से नीचे लिखा जाता है, चाहे वो कैसा भी पत्र हो। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, बिजनेस लेटर में वही सेम चीज़, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सल्यूटेशन लिखते हैं। बॉडी को मैं ध्यान रखना बेटा एकदम सीध में लिखना है, और जहाँ पर जो ग्रीटिंग्स होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और डेट भी कहाँ पे होती है, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर जहाँ पे सेंडर्स एड्रेस जरूरी है ऊपर लिख दिया तुमने तो डेट ऊपर आ जाएगी। अगर सेंडर्स एड्रेस की जरूरत नहीं है, तुमने नहीं लिखा है, तो डेट कहाँ आ जाएगी बेटा, नीचे आ जाएगी। क्लियर कहानी यहाँ तक। ऐसे बेटा पर्सनल लेटर में क्या करना है, पर्सनल लेटर में रिसीवर्स जो एड्रेस होता है वो ना, वो यहाँ पे होता है लेफ्ट हैंड साइड में, सीधे हाथ में और नीचे की तरफ। अगर भेजने वाले का पता तुम्हारा मस्ट हो तो उसको ऊपर लिखना है, मस्ट नहीं हो तो नहीं लिखना है। जैसे मान लो मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँ, तो अपने भाई को क्या बताने की जरूरत है, मान लो भाई मेरा मुखर्जी नगर में रह रहा है, तो मैं अपने पिपरोट का पता डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए कोई मेरा दूर का दोस्त हो, ठीक है, मान लीजिए कोई मेरा मित्र जयपुर में रह रहा है, तो मैं अपने घर का पता लिख दूंगा कि भैया जी सेंडर्स एड्रेस है, सारी चीज़ें वहाँ पे। तो कई बार क्या होता है बेटा, सेंडर्स भेजने वाले का सेंडर्स एड्रेस मस्ट होता है, कई बार नहीं होता है। तो ये चीज़ तुम्हें प्रश्न को समझ के पता चलेगी। ठीक है बेटा। रिसीवर्स एड्रेस हमेशा सब में मस्ट होता है, तीनों में, जो हमेशा सेंडर्स एड्रेस से नीचे लिखा जाता है। और रिसीवर्स एड्रेस के नीचे ही जहाँ पे जो पर्सनल लेटर होता है उसमें डेट लिखी जाती है। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे अगर अपने भाई को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर, दोस्त को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड। ठीक है बेटा। यहाँ पे डियर का प्रयोग कर लेते हो। क्लियर है। लेकिन अगर मान के चलिए तुम किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो, बड़े अधिकारी को लिख रहे हो, तो वहाँ पर डियर की वजह क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर,
ठीक है बेटा। सर, रेस्पेक्टफुली, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट या ड्यू टू रेस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर बेटा यहाँ तक। फिर आपको बॉडी लिखनी है और सीधे हाथ की तरफ क्या लिखनी है बेटा, ग्रीटिंग्स लिखनी है, क्योंकि डेट यहाँ पे आई जाती है। क्लियर कहानी आता बेटा। अब देखो डेट को लिखने का मैं और बाप को तरीका बता देता हूँ। डेट ना 3 तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। कैसे कैसे लिखी जाती है, जैसे मान लीजिए आज तारीख, चलो आज के दिन में जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए आज तुम्हारी तारीख है बेटा 9, चलो 9 दिसंबर है, तो एक तो तरीका होता है बेटा इसका 9 दिसंबर 2024 डेट को लिखने का ऐसे। एक तरीका होता है बेटा दिसंबर 9 2024 ऐसे। एक तरीका होता है बेटा 9/12 2024 इस तरीके से। और एक डेट को लिखने का तरीका होता है बेटा 9 दिसंबर 2024। और एक तरीका होता है बेटा दिसंबर 9 2004। ये सारे तरीके होते हैं डेट को लिखने के। अब परीक्षा में से कौन सा तरीका लिखें भाई हम, कौन सा ज़्यादा सही है, तो हमेशा याद रखना बेटा, हम जो पद्धति फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं बेटा ब्रिटिश पद्धति। क्लियर है। देखो ये जो तरीका होता है हमारा, ये हम हिंदी में लिखते हैं अपने हिंदी कैलेंडर में, ये इनकी ये हमारी हिंदी पद्धति है। तो जो ये तुम्हें इंग्लिश में जब तुम पत्र लिख रहे हो तो बोर्ड परीक्षा में इसको मत लिखना, हिंदी में जब तुम कोई पत्र लिखो तो इसको लिख लेना, ठीक है बेटा। ये जो होता है ना, पहले क्या लिखते हैं बेटा, महीना लिखते हैं, फिर उसके बाद डेट लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। ये बेटा अमेरिकी पद्धति होती है। कौन सी पद्धति होती है बेटा, अमेरिकी। और ये जो होता है ना K19 छोड़ दिया, K19 छोड़ दिया, इसे बेटा किसी में भी नहीं लिखना है, ठीक है बेटा। तो तुम्हें ब्रिटेन के हिसाब से लिखना है, जैसे 9 दिसंबर 2024। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है डेट को लिखने का। क्लियर कहानी आता है बेटा। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन परीक्षा में पूरे नंबर लाने में ये तुम्हारी बहुत मदद करती हैं। अगर तुमने कैसे भी डेट लिख दी, आंख बंद करके ऐसे लिख दी या ऐसे लिख दी, उल्टा सीधा स्ट्रक्चर बना दिया, तो फिर कैसे याद होगा बताओ बेटा। बोर्ड परीक्षा में जरूर नहीं होता है कि जो लेटर या एप्लीकेशन तुम याद करते हो सेम टू सेम वही आए, ठीक है बेटा। ज़्यादातर जो उसकी थीम रहती है बेटा वो डिफरेंट आती है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, सब्जेक्ट सीखना है, सैल्यूटेशन सीखना है, उसके बाद डेट वगैरह सही लिखना सीखनी है। फिर उसके बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि स्ट्रक्चर हमारी सही हो गई, हमने सब कुछ सही लिखा है, तो आधे से ज़्यादा मार्क्स सब हमारे कन्फर्म हो गए। फिर तुम उसको थीम को पकड़ो और थीम के हिसाब से क्या करना है, तुम्हें कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से बना के लिखने। और अगर सीधा सीधा पेपर में फंस गया तो फिर तो 10 नंबर तुम्हारे पक्के ही हैं। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक। तो देखो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, अब तुम्हें इनको एग्जाम्पल सही समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में एग्जाम्पल समझाने लग गया सबके तो वीडियो बेटा बहुत लंबी बन जाएगी और फिर उसको तुम्हें देखने में तकलीफ भी होगी, ठीक है। तो लेटर एप्लीकेशन को मैं तुम्हें बेटा पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। तो ये तुम्हारी वीडियो 1 थी, लेक्चर 1। अब मैं इसके आगे जितने भी वीडियो लाऊंगा उन सब में एग्जाम्पल सेट लेके आऊँगा। अब जैसे ऑफिशियल लेटर के एग्जाम्पल लेके आऊँगा, फिर उसके बाद बिजनेस लेटर और फिर पर्सनल लेटर, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें तुम्हारे समझ में आई होंगी। तब तक के लिए बाय। आज की वीडियो में इतना ही, गुड बाय।